स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर, हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये बुक जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, आज हम इंशाल्लाह इसका ये पहला और दूसरा चैप्टर कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर ले, पहला और दूसरा चैप्टर। अच्छा, टाइप्सक्रिप्ट असल में है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है वो लूज टाइप लैंग्वेज है। लूज टाइप में डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। डायनामिक टाइप लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसकी डाटा टाइप्स चेंज होती रहती हैं। आपने एक वेरिएबल को कोई वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जी नेम का। नेम इज इक्वल टू, उधर मेरा नाम रख दिया जवाद। अब आगे जाके आप नेम को 69 दे देते हैं, 70 दे देते हैं, 71, 72, इस तरह करके कोई भी नंबर दे देते हैं। तो क्या होगा कि वो नंबर उसे असाइन हो जाएगा। पहले उसकी टाइप थी स्ट्रिंग, अब उसकी टाइप हो चुकी है नंबर। इस तरह आगे चल के आप उसे ट्रू, इस नेम के अंदर ट्रू असाइन कर देते हैं, तो अब उसकी टाइप हो चुकी है बूलियन। तो अब देखिए कि किस तरह ऑटोमेटिकली उसकी टाइप्स चेंज होती जा रही है जावास्क्रिप्ट की। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर इशू ये था इस डायनामिक टाइपिंग के अंदर कि जब भी एपीआई से या किसी भी जगह से डाटा आना होता था तो हमें पता नहीं चलता था कि डाटा किस टाइप का आएगा। जब ये पता नहीं चला कि किस टाइप का आएगा तो हमने उसकी बेस पे जो कंडीशंस लगानी थी हम वो नहीं लगा पाते थे। पहले उसकी फिर टाइप चेक करनी पड़ती थी कि इसकी टाइप क्या होगी, अगर ये टाइप हो तो ये कंडीशन लगाओ, ये टाइप हो तो ये कंडीशन लगाओ, तो इस तरह काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। नंबर एक तो ये। नंबर दो, ये नुकसान होता था कि टाइपिंग के वक्त हमें, जब हम अपना कोड रन करते थे या जब उस स्पेसिफिक कोड पे हमारा कोड पहुंचता था या हमारा कंट्रोल पहुंचता था, तो तब जाके हमें पता चलता था कि इस जगह पे ये एरर है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ने हमें फॉर कंपाइल टाइम पे, यानी कि अभी रन भी नहीं हुआ कोड, जैसे ही हमने कोड लिखा है तो कोड लिखने के दौरान दौरान ही हमें एरर बता देता है कि आपके यहाँ पे टाइप वाला एरर आ चुका है। तो ये टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक सुपर कवर है। उसके ऊपर एक कवर है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, डायनामिक टाइप को खत्म करके स्टैटिक टाइप बना देता है। स्टैटिक टाइप बनाने का मतलब यह है कि जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे होंगे उसकी पहले से डाटा टाइप हम बताएंगे कि इस वेरिएबल के अंदर ये डाटा टाइप का डाटा आ सकता है, उसके अलावा और कोई डाटा नहीं आ सकता है। अब जब भी उस वेरिएबल के अंदर हमने कोई डाटा यूज करना होगा तो हम सिर्फ उसी डाटा टाइप का कर पाएंगे जो कि हम स्टार्टिंग में बताते हैं। तो ये टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली हमें बताती है। टाइपस्क्रिप्ट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी 2010 के अंदर। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि चार चीजें आती हैं। टाइपस्क्रिप्ट की फोर थिंग्स, चार चीजें होती हैं। सबसे पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है सेम उसी तरह टाइपस्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बल्कि हम अगर हम इस तरह कहें कि जावास्क्रिप्ट ही है, बस उसके साथ कुछ एडिशनल चीजें हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा नंबर पे टाइप चेकर। इसके अंदर बेसिक जो फीचर है वो टाइप चेकर है। टाइप चेकर मीन कि इसमें हमें डाटा टाइप्स के बारे में बताना होता है। टाइप्स चेक करनी होती है वेरिएबल की कि आया कि जो डाटा साइन किया जा रहा है वो उसी डाटा टाइप का है जो कि हम डिक्लेयर करके हैं, ये चेंज है। नंबर तीन, इसके अंदर एक कंपाइलर होता है। ठीक है। कंपाइलर मीन के जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन होना है तो एक तो उसका कंपाइलर है जावास्क्रिप्ट, एक उससे पहले टाइपस्क्रिप्ट का अपना भी एक कंपाइलर होता है जो क्या करता है, सिर्फ टाइप्स को चेक करके बता देता है। इसी तरह लैंग्वेज सर्विसेज। लैंग्वेज सर्विसेज का मतलब यह है कि जिस तरह हमारा एक वीएस कोड है तो उसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस मिल जाती हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट की, जो कि हमारी हेल्प करती हैं डेवलपर की। और आमतौर पर ये कहा जाता है कि एक काम अगर आप जावास्क्रिप्ट में 1 घंटे के अंदर करते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वही काम आप आधे घंटे के अंदर कर सकते हैं। इनके इतना ये टाइम हमारा बचा देती है टाइपस्क्रिप्ट। ये इतनी पावरफुल चीज़ है। अच्छा, अब इसको, इस बुक से आप लोगों ने खुद ही देख लेना है। मैंने जो इस बुक का ये जो जो इसके टॉपिक्स हैं उन सबको एक रेपोजिटरी है या कोड कहने के, उन सब के बना बना के रखी है, तो हम उधर से जाके इस चीज़ को समझते हैं। फिर आप खुद जो है इस बुक का ये जो पहले 2 चैप्टर हैं ये पढ़ लेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ उस कोड की तरफ। पहले तो हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ना टाइपस्क्रिप्ट को हमने चलाना कैसे है। ठीक है। तो पहले सबसे ये देख लेते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट को हम अपने कंप्यूटर के अंदर रन कैसे करेंगे। जिस तरह के जावास्क्रिप्ट के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने नोड जेएस को इंस्टॉल किया था। नोड जेएस को इंस्टॉल करने के बाद हमने वीएस कोड इंस्टॉल किया था। वीएस कोड के बाद फिर हमने उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, फिर उसे रन किया।
तो इस तरह टाइप स्क्रिप्ट चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, इसको पहले देख लेते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। मैं ये इधर से आपको इसके स्टेप्स बता देता हूँ। ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर इसके स्टेप्स लिखे होंगे। चलिए, ये देखेंगे सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है इंस्टॉल नोड जेएस। हमने क्या करना है, नोड जेएस को इंस्टॉल करना। तो वो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है ऑलरेडी। क्योंकि नोड जेएस में हम काम कर रहे हैं पहले से जावास्क्रिप्ट को रन करना, तो ये पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट। दूसरा ये है कि हमने टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है इस लिंक पे जाके। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। ये कोड इधर से कॉपी करें, या फिर इसको, ये जो स्क्रिप्ट है ना ये ग्लोबल वाली, इसे आप इधर से कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल में जाके, टर्मिनल मीन के ये चाहे वीएस कोड के टर्मिनल में चले जाएं इधर, या चाहे आप लोग जो आपका टर्मिनल होता है विंडो का, इधर आप ओपन करेंगे ना टर्मिनल, या फिर इसमें जाके इधर इधर आप अपना वो कोड जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह का मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने इधर से कॉपी किया, मैंने, तो इसे जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट जो है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी। इस माइनस सी का मतलब होता है ग्लोबली, यानी कि इस कंप्यूटर के अंदर कहीं भी टाइप स्क्रिप्ट यूज़ की जा सकती है। तो जैसे ही मैं ये स्क्रिप्ट रन करूंगा, मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट जो है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो चुकी है। और चूंकि मैंने इंस्टॉल की हुई है तो मैं इसे रन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जो है वो इसको रन कर लेंगे। ये बाकायदा इधर ये लिखी हुई है, इधर से भी आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद वी एस कोड इंस्टॉल करना, वो भी हमारे पास इंस्टॉल है। चलिए, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन, ये एक फाइल बनेगी, ये हमने बनानी है इस कमांड को रन करके। इनके सबसे पहले हमने ये कमांड रन की टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए। ये मैं आपके सामने अब यहाँ से आगे स्टार्ट करता हूँ, आपके सामने आप जरा देखिएगा कैसे। ये मैंने टर्मिनल ओपन किया, ये देखिए ये टर्मिनल ओपन है मेरे सामने। मैंने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल की हुई है, तो ये वाला तो मैं नहीं करूँगा। इधर एक फोल्डर बना लेते हैं, एक क्लास 1। और इस चीज़ को क्लास 1 को हम टर्मिनल में ओपन करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसे टर्मिनल में ओपन करते हैं। तो इसे मैंने टर्मिनल में ओपन कर लिया, देखिए क्लास 1 मेरे टर्मिनल के अंदर ओपन है। अब इधर मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ, इसको टी एस सी डैश डैश इनिट, ये क्या करेगी, इस फोल्डर के अंदर टाइपस्क्रिप्ट की एक फाइल बना देगी। देखिए, ये देखिएगा यहाँ पे आपको ये नजर आएगा। ये ये देखिए ये टी एस की एक फाइल बन गई। इसे अब जरा वी एस कोड में ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इस फाइल को इधर ओपन किया। अब ये इस तरह करके इसके अंदर कुछ डाटा दिया गया होगा। तो ये हमने अपना 6 स्टेप कंप्लीट कर दिया कि हमने क्या किया है, टाइपस्क्रिप्ट की एक फाइल बना दी है। 6 के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे 7 नंबर स्टेप पे। अब उससे पहले जरूरी है कि हम इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज कर लें। तो जब भी टी एस कॉन्फ़िग की फाइल होगी, इधर देखिए 2016 इसका मॉडल वर्जन जो है वो दिया हुआ है। आप इधर से इसका लेटेस्ट वर्जन कर लेंगे, या 2022 कर लें, 23 कर लें, जो भी आपका देखते हैं। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहली चेंज तो ये की कि टी एस कॉन्फ़िग के अंदर आके इसका वर्जन जो है वो अपडेट कर दिया। एक काम तो ये किया। दूसरा हमें ये कहा जा रहा है कि हमने क्या करना है, npm init y, इसको, यानी कि ये जो फोल्डर है हमारा क्लास 1 का, इसे एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाना है। तो नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाली कमांड रन करेंगे। उससे क्या होगा कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये नोड जेएस का बन जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, इसका हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, या उसी टर्मिनल में कर लेते हैं काम। तो ये मैंने एक कमांड रन की, तो ये देखिए पैकी डॉट जेसन एक फाइल बन गई। इसके अंदर
ये होती है नोड जेएस की फाइल। तो ये इसके अंदर एक फाइल बन चुकी है। तो अब ये वाला जो हमारा फोल्डर है, ये क्या बन चुका है, ये एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट बन चुका है, और नोड जेएस के अंदर ये एक टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब इसके अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट का काम कर सकते हैं। अगर ये फाइल ना हो तो हम इस फोल्डर के अंदर टाइप स्क्रिप्ट का काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जरा रिवाइज करें। सबसे पहले तो हमने टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया है इस कमांड के जरिए। उसके बाद हमने टाइप स्क्रिप्ट को इनिशियलाइज किया है, यानी कि किसी भी फोल्डर को इनिशियलाइज किया है कि इस फोल्डर के अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट का काम करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, उस फोल्डर को नोड जेएस का एक प्रोजेक्ट बनाया है। अच्छा, उसके बाद हमने करना है, ये वाली कमांड रन करनी है। ये वाली क्या करती है, ये करती है कि नोड जेएस के अंदर जितनी भी टाइप्स हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट की जितनी भी डाटा टाइप्स हैं जो कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर यूज होंगी, इन सबको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। ये कमांड क्या करेगी, जितनी भी डाटा टाइप्स हैं जो कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम यूज करेंगे वो इंस्टॉल कर देगी जिस फोल्डर के अंदर हम इस कमांड को रन करेंगे। अब जरा देखें, मैं इसको रन करता हूँ। तो ये मेरी जो है वो ये देखिए, ये नोड मॉड्यूल्स आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मेरी डाटा टाइप्स आ चुकी हैं, और ये एक नई फाइल बन गई है। ये देखिए, इधर सारे वर्जन आ रहे हैं, जो जो चीज़ें मैंने इंस्टॉल की हुई हैं उनके वर्जन आ रहे हैं। और ये आप देखें कि ये जब पैकेज डॉट जेसन में आएंगे तो इधर डेव डिपेंडेंसीज ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सिर्फ डेवलपमेंट के दौरान दौरान इस्तेमाल होती हैं, जब प्रोडक्शन में चीज़ चली जाती है तब नहीं आती। तो ये जितनी भी टाइप्स होंगी वो हमारी इस डेवलपमेंट के दौरान दौरान इस्तेमाल होंगी, और जैसा कि हम इंस्टॉल कर चुके हैं वो इधर हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने एज ए डेवलपर डिपेंडेंसी ऐड की है। चलिए, हमारा हो गया थर्ड स्टेप। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हमने टाइपस्क्रिप्ट भी इंस्टॉल की, उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज किया, फिर नोड.जेएस को इनिशियलाइज किया, फिर हमने डेटा टाइप्स इंस्टॉल की। तो ये हमारा काम इतने तक हो चुका है। अब आगे हम करते हैं, इधर एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। इधर मैंने किया, जिस तरह जावास्क्रिप्ट की जब फाइल बनाते थे तो उसके आखिर में हम जी एस लगाते थे, डॉट एस। जब भी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनेगी तो उसके एंड पे टी एस आएगी, हेलो वर्ल्ड डॉट टी एस। कंसोल डॉट सेम उसी तरह जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, सेम टू सेम। सिर्फ जहाँ पे फर्क आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम कंसोल डॉट लॉग लिखते थे, इधर भी उसी तरह लिखना है। अच्छा, अब एक और बात, वो बात ये है कि एट द एंड जब भी हमारे कोड ने रन होना है तो वो जावास्क्रिप्ट में रन होना है, क्योंकि ब्राउजर जितने भी अंडरस्टैंड करते हैं वो जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझते हैं। तो क्या होगा कि जब भी हम टाइपस्क्रिप्ट को रन करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट एट द एंड कन्वर्ट होगी जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट फिर रन हुआ करेगा। यानी कि दो स्टेप में काम हुआ करेगा। पहले स्टेप में टाइपस्क्रिप्ट को कन्वर्ट किया जाएगा जावास्क्रिप्ट में। जब ये कन्वर्ट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट में, फिर उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कर दिया जाएगा, जिस तरह के आज से पहले हम रन करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब ये टाइपस्क्रिप्ट जो है ये रन नहीं हो सकती है ब्राउजर में, इससे पहले कन्वर्ट किया जाएगा जावास्क्रिप्ट में। कन्वर्ट किस तरह किया जाएगा, तो उसका तरीकेकार ये है कि आप इसका टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन किया है, और ये इधर भी मेंशन है कि ट्रांसपाइल। हम क्या करेंगे, इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को ट्रांसपाइल करेंगे जावास्क्रिप्ट में। वो कैसे करेंगे, टीएससी, ये कमांड लिखेंगे टीएससी। तो मैंने लिखा टीएससी, अब जरा देखिएगा क्या होता है। इसने क्या किया, इस टीएससी ने, इस कमांड ने क्या किया, इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को लिया, उसके अगेंस्ट जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल बनती थी वो बना दी है। देखिए, ऑटोमेटिकली ये फाइल बन चुकी है, और कोड भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब जब भी हम इस कोड को रन करना होता था, हम क्या लिखते थे, हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस। क्योंकि एट द एंड तो रन हमने जावास्क्रिप्ट करनी है। तो जैसे ही अब मैं इसको लिखूंगा तो देखें, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ठीक है। यानी कि जो काम मैंने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर किया था वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ किस में, जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट को फिर हमने रन कर लिया। तो ये दो स्टेप्स होंगे कि जिसके अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट के कोड को रन किए करेंगे। यहाँ तक जितने भी स्टेप्स हैं, उनमें से अगर किसी को कोई स्टेप नहीं समझ आया है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जितना भी हमारे स्टेप्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमारे इस स्टेप 00 के अंदर शामिल है। जी, अगर यहाँ तक कोई इशू हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्लियर है।
मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। जी सर, कनेक्ट हैं आप। अच्छा, चलो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है सर। अच्छा जी, हमने टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना, टाइपस्क्रिप्ट के जरिए कोड को रन करना ये सीख लिया हुआ है। अब हम जंप करते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर काम किस तरह किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को लेकर समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ से बुक से कितना कवर कर लिया है। ठीक है, तकरीबन ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें से कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं, वो अब हम कर लेते हैं। टाइपस्क्रिप्ट के कुछ फायदे हैं, उन्हें हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि एक तो तरीकेकार है कि हम लोकली नोड जेएस के जरिए टाइपस्क्रिप्ट को रन करें अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर। दूसरा, इसका एक ऑनलाइन एडिटर भी हमें मिलता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये मैंने ओपन किया। आप क्या करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट की जाएंगे साइट पे, तो इस तरह करके आपके सामने इंटरफेस आएगा। आप इधर क्लिक करेंगे, इन योर ब्राउजर, क्या होगा, ये इधर ओपन हो जाएगा। इधर हम क्या कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। जिस तरह कि ये उन्होंने कुछ कोड लिखा हुआ है, इसे हम रन करते हैं। ये देखिए, उन्होंने इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो बेसिकली क्या होता है कि टाइपस्क्रिप्ट का कोड हम यहाँ पे लिखते हैं, उससे कन्वर्ट कर दिया जाता है इधर, और फिर हम इधर रन करके भी देख सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन एडिटर हमें मिल जाता है टाइपस्क्रिप्ट के लिए, आप इधर भी अपना कोड को रन करके देख सकते हैं। ये उधर इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि टाइपस्क्रिप्ट के फवाइद के तौर पर हमें मिलती हैं, वो हम देख लेते हैं। ये भी हमने देख लिया हुआ है कि नौकरी से कैसे उसको आती है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो ये कुछ स्टेप हैं, ये रेपोजिटरी है, रेडी की हुई है हमारे सर ने। इसको ही हम लेके चलेंगे एक साइड से। ये हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करवाना सीख लिया टाइपस्क्रिप्ट के जरिए। तो ये हम देख चुके हैं। आगे चलते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट, ये दूसरी चीज़ है जेसन ऑब्जेक्ट। इसको देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है? जेसन ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये क्या चीज़ है? जेसन ऑब्जेक्ट, जिस तरह जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है ना, जो हमने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट पढ़े थे, जिस तरह वो होता है, सेम उसी तरह जेसन एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ग्लोबली यूज होता है, यानी कि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ खास नहीं है, बल्कि ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूज किया जा सकता है। बेसिकली एक फॉर्मेट है डाटा को सेव करने का। वो इस फॉर्मेट के जरिए डाटा को सेव करके हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या है? सेम उसी तरह जिस तरह जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। फर्क सिर्फ ये है कि इसकी जो कीज होती हैं, वो भी डबल कोट्स के अंदर आती हैं। उसके अंदर कीज जो थी वो डबल कोट्स के अंदर नहीं आती थी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन इसके अंदर कीज जो हैं वो डबल कोट्स के अंदर आती हैं। ये सारी बातें इधर लिखी हुई है। तो उसके बाद दूसरा फर्क इसके अंदर ये आता है कि जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक फंक्शन आ सकता है, यानी कि की आगे जो वैल्यू होगी वो एक फंक्शन हो सकती है। लेकिन जेसन का जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो जेसन का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फंक्शन एज ए वैल्यू नहीं आ सकता है। तो इसका दूसरा फर्क हो गया है। ये बेसिकली सिर्फ एक चीज बताई गई है, चूंकि ये टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन, ये हम फाइल्स इधर बनाते हैं ना, ये वाली दो, तो इनको सिर्फ समझने के लिए कि असल में ये क्या है, तो ये एक जेसन टाइप का एक फाइल बन जाती है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, उसी तरह डाटा स्टोर है, पहले की आती है फिर वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह करके इसके अंदर भी क्या होता है, डाटा स्टोर करते हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं, सिंटैक्स एरर। अच्छा, इसको इधर से देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास सिंटैक्स एरर। अच्छा, अब ये देखिए सिंटैक्स एरर क्या है। सिंटैक्स एरर किसे कहा जाता है?
सिंटैक्स कहते हैं लैंग्वेज के रूल्स को। लैंग्वेज के जितने भी रूल होते हैं, जब लैंग्वेज बनाने वाले उसे बनाते हैं, तो अगर हम उन रूल्स में से किसी रूल को ब्रेक करेंगे, उसे कहा जाता है सिंटैक्स एरर। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, हर सेंटेंस की एंड होती है फुल स्टॉप पे। अगर आप किसी सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक रूल ब्रेक कर रहे हैं। इसी तरह जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उनके कुछ रूल्स हैं। अगर उन रूल्स में से किसी एक को हम ब्रेक करेंगे, तो उससे इस एरर को कहा जाता है सिंटैक्स एरर। और ये टाइपस्क्रिप्ट हमें जो है वो सिंटैक्स एरर भी बताती है। आमतौर पे जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एरर हमें बताती है जब हम उसे रन करते हैं। लेकिन ये देखिए, मैंने अभी तक रन नहीं किया है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ने पहले ही उसे हाईलाइट कर दिया कि इधर आपका कुछ ना कुछ एरर है, और वो एरर भी उसने बता दिया कि ये है। और साथ उसने सजेशन भी दे दी कि आप इसका मतलब लेट तो नहीं देना चाह रहे, क्योंकि LETT ये कोई भी कीवर्ड नहीं है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए लेट कोई भी वर्ड नहीं है डबल टी के साथ। तो इसलिए उसने ये क्या, ये हमने एक रूल ब्रेक किया, तो जब रूल ब्रेक किया तो ये कौन सा एरर आ गया, ये सिंटैक्स एरर आया। तो टाइपस्क्रिप्ट हमें सबसे पहले तो सिंटैक्स एरर आइडेंटिफाई करती है। और ये देखें, अभी मैंने कोड को रन नहीं किया है, रन करने से पहले ही उसने कंपाइल टाइम के ऊपर, यानी कि जब ये इसे कन्वर्ट किया जा रहा था, तब ही उसने एरर बता दिया कि ये एरर। ये देखिए, बजाय इसके कि हम अपना पूरा कोड रन करते फिर हमें एरर का पता चलता, हमें उसने लिखने के दौरान दौरान ही एरर बता दिया। तो ये देखिए कितनी टाइम की बचत हो जाती है इस तरह। नहीं तो अभी एक छोटा सा कोड है, अगर काफ़ी बड़ा कोड लिखा हो तो उसमें हमें ये काफ़ी हेल्प करती है चीज़ें, और हमारे टाइम की काफ़ी बचत होती है। अगर हम इसको रन भी करते हैं, ये देखिए मैंने जिस तरह इसे नीचे रन किया है PSC के जरिए, PSC के जरिए हम क्या करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को रन करते हैं। तो ये देखिए उसने इधर फिर एरर बता दिया कि आपकी इस फाइल के अंदर एरर है। ठीक है, इस वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए, जैसे ही इधर आया तो इधर फिर वही उसने जावास्क्रिप्ट के अंदर जब कन्वर्ट किया, तो ये देखिए उसे उसने एक नई लाइन बना दी है। अब ये देखिए, अगर मैं इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करूँगा, ये देखिए इधर उसने एरर दे दिया। अब इधर एरर तलाश करना मुश्किल है तरफ, लेकिन इधर क्या है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बिल्कुल आइडेंटिफाई है कि इस जगह पे एरर है। ये नीचे अंडरलाइन उसने कर दिया होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ मुश्किल है, क्योंकि इधर देखिए एरर कहीं भी शो नहीं हो रहा है जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। तो अगर सिर्फ सिंपल हम जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे होंगे, तो हमें पता नहीं चल रहा होगा कि एरर कहाँ पे। टाइपस्क्रिप्ट फौरन एरर बता देगी कि इस जगह पे एरर। तो सबसे पहला फायदा तो ये हो गया कि हमें टाइपस्क्रिप्ट क्या बताती है, सिंटैक्स एरर बताती है। दूसरे नंबर पर ये टाइप एरर बताती है। टाइप एरर क्या किस तरह बताती है, जिस तरह के लिए देखें, कंसोल जो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर लोगर नाम से कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट होती तो उसने यहाँ पे कोई एरर नहीं देना था, उसने इसे चला देना था, चलाने के बाद एरर देना था। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ने हमें इधर ही बता दिया कि भाई जिस इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके आप जिस चीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो चीज इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर लेके आऊँ तो ये देखिए, प्रॉपर्टी लोगो डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप कंसोल। डिड यू मीन लॉग, क्या आप लॉग देना चाह रहे हैं इधर। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर मैं लॉग करता हूँ तो देखिएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके टाइप्स जो है, जहाँ पे उसने हमें सिंटैक्स एरर बताया, वहीं पर उसे हमें वो टाइप एरर भी बताती है। अगर मैं इसे ट्रांसपाइल करता हूँ, क्या होता है, तो सो ये सिंटैक्स एरर के अंदर हूँ, मैं इधर आऊँगा टाइप एरर के अंदर, टर्मिनल ओपन करूँगा, BSC लिखूंगा ताकि मेरी टाइप स्क्रिप्ट जो है वो रन हो सके। ये देखिए, उसने एरर दे दिया दो। ठीक है, और साथ उसने बता दिया कि इधर ये मसला है इस जगह पे, जबकि जावास्क्रिप्ट में इस तरह नहीं बताना था। इसने लाइन नंबर भी बताया कि इस लाइन नंबर के ऊपर आपका ये मसला है। ठीक है, इसने जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट तो कर दिया है। अच्छा, अब इधर देखें, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब कन्वर्ट हो गया है तो इधर एरर नहीं आ रहा, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट क्या बता रही थी, हमें इधर एरर बता रही थी। तो ये होता है टाइप एरर। इससे अगली टाइप का एरर होता है असाइनेबिलिटी एरर। असाइनेबिलिटी एरर का क्या मतलब होता है, देखिए, मैसेज जब वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, तो उसे हमने डाटा दिया स्ट्रिंग टाइप का। अब इस मैसेज की डाटा टाइप है स्ट्रिंग। आगे जाके मैं इस वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ नंबर। तो देखिए, पहले मैं उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग रख दी, अब मैं उसे नंबर दे रहा हूँ, तो टाइप मिसमैच हो गई।
तो इसलिए उसने इधर हमारे पास ये एरर शो कर दिया कि आपका टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ये टाइप स्ट्रिंग को वेरिएबल जो है ये वाली नंबर डेटा टाइप असाइन नहीं हो सकती, ये आपका एरर है। अच्छा, अगर मैं इसे रन करूँ तो क्या होगा? जावास्क्रिप्ट ने इसे रन कर देना है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट ने हमें ये एरर दिया। ये देखिए मैंने इसे TSC टाइप स्क्रिप्ट के जरिए रन किया, इसने इधर दो एरर्स दे दिए हैं, 2 नंबर लाइन पे। इस वो कह रहा है कि इस जगह पे आपका एरर है। अब अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जाएं तो इधर देखिए, इधर कोई एरर नहीं है, बल्कि वो रन भी हो जाएगा। देखिएगा, ये देखिए रन भी कर दिया, लेकिन उसने सिर्फ हमें टाइप असाइन करते वक्त जो एरर आ रहा था ना, सिर्फ वो एरर बताया कि इस वक्त आप जो इसे वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं उसकी डाटा टाइप 4 है, जिस वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं उसकी डाटा टाइप 4 है। तो ये बात समझ आ गई है आप लोगों को? ये देखिए इसके अंदर 3 तरह के एरर हमें बताती है टाइप स्क्रिप्ट। सबसे पहले सिंटैक्स एरर बताती है, फिर टाइप एरर बताती है, फिर असाइनेबिलिटी एरर बताती है। यानी कि कहीं पे हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं तो ये चेक करके बताती है टाइप स्क्रिप्ट आया कि आप इसे वैल्यू ठीक असाइन करने जा रहे हैं या नहीं ठीक असाइन करने जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ये एक चैप्टर है इसके अंदर, इसे देख लेते हैं क्या। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का मतलब ये है कि टाइप स्क्रिप्ट हमें स्ट्रॉन्ग टाइप सिंटैक्स देती है। इस बात का क्या मतलब? इसका बात का मतलब ये है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त डाटा टाइप भी बताते हैं कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप ये होगी, और वो किस तरह बताई जाती है। जो भी वेरिएबल का नाम होता है उसके बाद कॉलन लगाया जाता है, कॉलन लगाने के बाद आप उसकी डाटा टाइप बताते हैं। ये जितनी भी हमारी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हम पढ़ के आए थे, स्ट्रिंग पढ़ी थी, नंबर, बूलियन, इसी तरह नल, अनडिफाइन, ये जितनी भी हमने पढ़ी थी वो इधर हमने मेंशन करनी होती है कि इस वेरिएबल के अंदर इस टाइप का डाटा जा सकता है। अब आगे चल के हम उस वेरिएबल के अंदर उसी डाटा टाइप की वैल्यू दे सकते हैं, उसके अलावा अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर 6 करता हूँ तो ये देखिए उसने साथ ही एरर दे दिया कि भाई आप ये क्या करें, नंबर साइन करने जा रहे हैं स्ट्रिंग। ये देखिए अब बिल्कुल ठीक है। तो ये इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये स्ट्रॉन्गली टाइप सिंटैक्स है इसका, यानी कि इसमें हम टाइप जो है वो बताते हैं और फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अच्छा, ये तो है कि जब हम खुद डेटा टाइप बता रहे हो, जैसे ये A: स्ट्रिंग, अगर मैं इधर भी 10 इसे साइन करता हूँ तो देखिए एरर आएगा। वो कहेगा कि आप डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग बता रहे हो लेकिन जो वैल्यू इसे साइन कर रहे हो वो नंबर डेटा टाइप है। तो इस तरह करके एक तो तरीकेकार ये होता है कि आप इसे खुद डाटा टाइप दे सकते हैं, वेरिएबल जब डिक्लेयर कर रहे होंगे उसी वक्त डाटा टाइप दे सकते हैं। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि कई जगह पे टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेती है। इन्फर करने का मतलब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है जब भी वेरिएबल को पहली वैल्यू असाइन की जाती है तो उस वैल्यू की जो डाटा टाइप होती है वो इसे असाइन कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए ई की अब डाटा टाइप है स्ट्रिंग। अब ई को अगर मैं आगे चल के कोई नंबर असाइन करता हूँ तो ये देखिए एरर आएगा। ये ठीक है। तो इस तरह करके क्या होता है कि दोनों तरीकों से हम काम कर सकते हैं। या तो ये कि हम जब वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो वैल्यू असाइन होगी किसी वेरिएबल को उसकी डाटा टाइप या तो हम खुद मेंशन कर दें या फिर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसे इन्फर कर लेगा। इस चीज़ को कहते हैं टाइप इन्फ्रेंस, कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसके डाटा टाइप वो इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ये टाइप स्क्रिप्ट जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग यूज होती है। बुक पे चलते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इस दूसरे को देखते हैं। तो ये देखें, ये इधर वो यही सारी चीजें डिस्कस करना है कि ये हमारे पास कुछ बिल्ट इन डाटा टाइप्स आती हैं, नल आ जाता है, अनडिफाइन आ जाता है, बूलियन, स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, सैम्पल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारे। तो वो कह रहा है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह कि लेट सिंगर इज इक्वल टू, तो अगर आप इसके ऊपर होमवर्क करें तो आपको बता देता है कि इस वेरिएबल की क्या डाटा टाइप है। इस तरह आप इसे देखें, ये कोड है, लेट बेस्ट सॉन्ग इज इक्वल टू मैच डॉट रैंडम। ये उसने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया हुआ है, एक कंडीशन है, ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चलेगा। तो दोनों सूरतों में क्या वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो इसलिए उसने इस वेरिएबल की डाटा टाइप भी क्या बना दी है, स्ट्रिंग बना दी है। अच्छा, इस टाइप का हमें एक और भी फायदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कोड को देखता हूँ, मैं इधर आता हूँ जी, और
ये देखो, मैंने क्या किया है, ये एक कोड ले लिया। टाइप स्क्रिप्ट हमें एक और फायदा देती है, वो ये कि आप जैसे ही डॉट लिखते हैं, तो डॉट लिखने के बाद जितने भी इस वेरिएबल के अंदर जितने भी फंक्शंस या इसके एट्रीब्यूट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, स्ट्रिंग के ऊपर जितने भी फंक्शंस अप्लाई हो सकते हैं, वो सब की लिस्ट इधर शो हो जाती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी शो होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर फर्क ये आ जाता है कि टाइपस्क्रिप्ट एग्जैक्टली वही चीजें शो करवाती हैं जो कि इसके अंदर इस वक्त एप्लीकेबल है। जावास्क्रिप्ट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें शो करवा देती है। देखिए जरा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जावास्क्रिप्ट जो है वो डाटा शो नहीं करवा रही है। चलिए इसी चीज को हम इधर रखते हैं। ये देखिए, ये शो करवाई है उसने, लेकिन ये एंड पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं जो कि इसका हिस्सा नहीं भी हो सकती है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एग्जैक्टली वही चीजें आती हैं जो कि उसका हिस्सा होती हैं। ठीक। तो इस बात का फर्क आपको आगे चल के समझ आएगा जब हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होंगे और मजीद आगे चलेंगे ना, तो इस चीज को आपको फर्दर ये क्लियर हो जाएगी। ये एरर की टाइप्स हम देख चुके हैं, सिंटैक्स हो सकता है, टाइप एरर हो सकता है, और इसी तरह असाइनेबिलिटी के एरर आ सकते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। टाइप एनोटेशन ये क्या चीज़ है? टाइप एनोटेशन किसे कहा जाता है? टाइप एनोटेशन जितनी भी हमारी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त उसे कोई ना कोई डाटा टाइप असाइन कर रहे होंगे तो उसे कहा जाता है टाइप एनोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह के लिए वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया लेट वॉकर इज इक्वल टू, अच्छा डॉकर, और साथ ही उसकी डाटा टाइप बता दी, इसे कहा जाता है टाइप एनोटेशन। कि आप जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसी वक्त उसकी डाटा टाइप भी बता रहे होते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी। इस तरह के लिए इस चीज को कहा जाता है टाइप एनोटेशन। अच्छा, अब मैंने एक इधर आर्टिकल ढूंढा था, उधर से देखते हैं कि अगर हमें कोई, हाँ ये देखिए, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अगर हमने स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ इस तरह करके कॉलन लगा के स्ट्रिंग लिख देंगे। ठीक है, ये होगी स्ट्रिंग डाटा टाइप जब भी आपने बनानी है। बूलियन अगर बनानी है तो क्या करेंगे, कॉलन लगा के बूलियन बना देंगे। अब इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ बूलियन वैल्यू साइन की जा सकती है, उसके अलावा कोई वैल्यू साइन नहीं की जा सकती। इस तरह अगर नंबर डेटा टाइप बनानी है तो कॉलन लगा के नंबर लगा देंगे। अब इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ नंबर डेटा टाइप आ सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं आ सकती। इस तरह बिगिन हो गया, सैम्बल भी इसी तरह हो गया। ये एरे, एरे किस तरह आती है, एरे जो भी इस वेरिएबल इस एरे के अंदर किस किस टाइप का डाटा आ सकता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम किसी भी टाइप का डाटा रख सकते हैं, तो इधर हम मेंशन करते हैं कि स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी या किस टाइप। अभी एरे के साथ हम डील करना आगे फर्दर सीखेंगे, अभी के लिए सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि टाइप एनोटेशन से क्या होगा। टाइप एनोटेशन का ये है कि आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसी वक्त उसकी डाटा टाइप बता देते हैं कॉलन लगा के, इसे कहा जाता है टाइप एनोटेशन। अच्छा जी, आगे आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये है, पोस्ट और लेट। इसे देखो, पोस्ट और लेट के फर्क को हम पहले से समझते हैं कि पोस्ट के जरिए अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जाए तो उसकी वैल्यू दोबारा चेंज नहीं हो सकती है। उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, डाटा टाइप तो चेंज होना दूर की बात है, उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन लेट के जरिए हमने समझा था कि अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है तो लेट के जरिए उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, और डाटा टाइप भी चेंज हो सकती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर उसकी डाटा टाइप भी चेंज नहीं हो सकती है। ये देखिए, वो कह रहा है कि कॉन्स्ट को आपने यूज करना है कि जहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, ये कॉन्स्ट जब भी हमने कॉन्स्ट किसी वेरिएबल के साथ यूज कर दिया, अभी इस ए के अंदर 5 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती है। अगर हम देंगे तो एरर आएगा। देखें, ये देखिए एरर आ गया साथ। तो भाई
क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसलिए आप इसको ये वैल्यू साइन नहीं कर सकते। पोस्ट के जरिए ये होता है कि जब आपने इस तरह का कोई वेरिएबल डिक्लेयर कराना हो कि जिसको एक दफ़ा जो वैल्यू दे दी जाए वो दोबारा चेंज ना करनी हो, उसके लिए हम उसे कांस्टेंट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल पाई, ये जो पाई है, मैथ के अंदर पाई सिंबल आता है, उसकी एक वैल्यू फिक्स है, वो चेंज तो नहीं ना हो सकती, तो उसके लिए फिर हम उसे कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर रखते हैं। अच्छा, लेट वो कहता है कि लेट के जरिए क्या कर सकते हैं हम, लेट के जरिए आप वेरिएबल को अगर डिक्लेयर किया तो उसकी डाटा टाइप और वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये है कॉन्स्ट और लेट का फर्क। ठीक है, ये हम पहले समझ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में अच्छे तरीके से। तो आज हमने ये स्टेप 00 ए, स्टेप 00 बी, स्टेप 00 सी, 00 डी 1 और 2, ये 2 स्टेप तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बुक से जरा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की बात करी। अननेसेसरी टाइप अनोटेशन, ये क्या चीज़ है? कहता है कि जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उसी वक्त उसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उस वक्त डाटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेगा। तो इसे कहते हैं कि वो अननेसेसरी है। ठीक है, ये आप एक अननेसेसरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप इस इधर डाटा टाइप ना भी बताते तो ऑटोमेटिकली इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होनी थी, क्योंकि इसे डाटा कौन सा दिया जा रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। हाँ, इस तरह होता है कि इधर आप सिर्फ इतना काम करते हैं, यानी कि इतना लिखते, अगर पहली लाइन में कि फर्स्ट नेम और स्ट्रिंग, इसके डाटा टाइप स्ट्रिंग, आगे चल के कहीं इस फर्स्ट नेम को कोई वैल्यू दे रहे होते तो फिर तो इसका फायदा था कि आप इधर ये डाटा टाइप लिखिए। लेकिन अगर उसी लाइन पे वैल्यू भी असाइन करें तो फिर ये एक अननेसेसरी प्रैक्टिस है, आप इस तरह ना करें। अच्छा जी, ये देखिए, रेपर एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है। अब स्ट्रिंग के ऊपर डॉट लेंथ एक वेरिएबल है जो कि बिल्ट इन हमें मिलता है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस रैपर के ऊपर डॉट पुश फंक्शन नहीं है। पुश फंक्शन किसका होता है? एरे का होता है। ये कौन सी डाटा टाइप है? स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के ऊपर पुश फंक्शन तो नहीं ना अप्लाई होता, तो जैसे ही हम ये पुश लिखेंगे साथ ही वो हमें बता देगा तो भैया आप ये जिस चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। जावास्क्रिप्ट में हमें नहीं बताना था, ये जावास्क्रिप्ट में रन होने के बाद बताना था, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट हमें लिखने के दौरान दौरान ही ये एरर निकाल के देगी। अच्छा, अब ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट उसने बनाया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर वो चेयर इस वेरिएबल का नाम लिखता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको उधर रन करता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम चेयर रखा। अब उसके अंदर ये देखिए टाइपस्क्रिप्ट का जो फर्क मैं आपको समझाने लगा था जावास्क्रिप्ट से, ये देखिए इसने इसके अंदर जितनी चीज़ें आ रही है इसने सिर्फ उतनी शो करनी है, जबकि जावास्क्रिप्ट के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी शो कर देता है। इसके अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें थी तो इसने दो चीज़ें ही शो करनी है। अब अगर कोई और लिखता हूँ तो इधर वो एरर देगा कि भाई इसके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये देखिए टाइपस्क्रिप्ट ने हमें कितना काम, हमारा टाइम बचा दिया। अभी तो हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है। कई दफा इस तरह होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनमें से कई दफा नहीं पता चल रहा होता कि इसके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो फिर टाइपस्क्रिप्ट हमें इधर एक रोल प्ले करती है और हमें फायदा होता है इसका। अच्छा, ये मॉड्यूल जो है ये हम कल इंशाल्लाह समझेंगे, ये मॉड्यूल वाला टॉपिक, ये एक अलग से एक टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह कल समझेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो टाइपस्क्रिप्ट की बेसिक्स के हवाले से कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है, बेसिकली वो किस लिए हम यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं, इन दोनों तीनों चीज़ों का अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप पूछ लें। जी, कोई क्वेश्चन है? क्लियर है सर। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये मैं आपके साथ ये बुक मैंने शेयर की हुई है, ये जो कोड है सारा इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप क्या करेंगे इसी तरह। अच्छा, एक और चीज़ जो कि समझाने वाली है वो ये है कि ये ना, इस लिंक पे ये मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगा तो इधर ये स्टेप सारे पड़े हुए हैं, ये स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ। आपने क्या करना है, इधर आया करेंगे, इसे ओपन किया करेंगे, ऐप डॉट टी एस में चले जाया करेंगे। ऐप डॉट टी एस में जाके आपको सारा कोड मिल जाया करेगा, और जिधर जिधर जो जो चीज़ समझानी होगी वो सारी इधर समझाएंगे। उसके अलावा एक रीडमी फाइल होती है ये, इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें समझने वाली होंगी वो सारी इस रीडमी फाइल के अंदर होंगी, इस स्टेप के अंदर भी एक रीडमी होगी। तो अगर आप इस स्टेप के रिलेटेड डिटेल समझना चाहते हैं तो इसकी रीडमी के अंदर होगी। कोड ऐप डॉट टी एस के अंदर पड़ा होगा,
और जो डाटा होगा या उसके रिलेटेड जितना मटेरियल होगा वो सारा रीडमी डॉट एम डी के अंदर पड़ा होगा। ठीक है, इस तरह करके अगर आपको ऐप डॉट टी एस से ना समझ आ रही हो कि ये क्या चीज़ है, तो आप क्या करेंगे, रीडमी डॉट एम डी के अंदर आएंगे और उधर जाके समझ लेंगे कि बेसिकली इस स्टेप में क्या समझाना चाह रहे हैं सर। और दूसरा, आप इस बुक को भी रीड करेंगे इससे पहले पहले तक, ये मॉड्यूल्स से पहले पहले तक, इससे इसके ऊपर ऊपर आपके ये इस बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, आप अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के अंदर। इंस्टॉल करने के बाद उसे रन करना है, उसकी फाइल बनानी है, फाइल किस तरह बनानी है वो सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, वो इधर मेंशन है। ये आप इधर आएंगे ना, स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड, इसकी रीडमी के अंदर आएंगे, ये रीडमी पे क्लिक करेंगे तो इधर सारे स्टेप ये मेंशन है। आप इधर से स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं। इस तरह हर स्टेप पे आगे चलते जाएंगे और सीखते रहेंगे चीज़ों को, और फिर आप इस बुक से रीड करें। चलिए ठीक है जी, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम फिर ऐसे ऐसा करके कल और आगे फर्दर समझते जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।